चलिए बच्चों, आज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिसंबर 2023 का पेपर आपकी स्क्रीन पर है। सिलेबस 2022 और अटेम्प्ट जो था आपका दिसंबर 23 का पेपर आपकी स्क्रीन पर है। और मैं एमसीक्यू की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। एमसीक्यू पर डिस्कशन बाद में, एक बार एमसीक्यू सीरीज लूँगा तब वहाँ से डिस्कस का पार्ट बनाऊँगा। आप एक बार जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आइएगा। बाकी मैं कुछ इंडेक्स की चर्चा करूँगा। आज मैं पर्टिकुलर इंडेक्स लूँगा और उन इंडेक्स जो कि मोस्ट प्रोबेबल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनकी हम बात भी करेंगे। पहले बड़े क्वेश्चन को हमें देखना है, देन उसके बाद फिर हमें छोटे क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज में आते हैं, ग्रुप अकाउंटिंग को छोड़ दो क्योंकि ग्रुप अकाउंटिंग तो आपके हमेशा इंपॉर्टेंट रही है, तो ग्रुप अकाउंटिंग की बात तो मैं करूंगा नहीं। ग्रुप अकाउंटिंग आपका हमेशा और हमेशा क्या रहा है बताओ, इंपॉर्टेंट। तो ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर जितने भी इंडेक्स की कवरेज है, चाहे वो 103 हो, चाहे वो 110 हो, चाहे वो 27 हो, चाहे वो 28 हो, चाहे वो आपका 111 हो, चाहे वो 112 हो, सारे के सारे इंडेक्स ये तो आपके इंपॉर्टेंट होते ही हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंडेक्स की लिस्ट में बताया था, मैंने बोला कि हो सकता है कि आपने इतने लेंथ में इंडेक्स पढ़े हैं कि हो सकता है कि आपको रिवीजन करने का इतना टाइम ना मिले, बट मैंने बोला कि मोस्ट प्रायोरिटी पर जिन इंडेक्स को आपको रखना है वो ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर 103, 110 हमेशा याद रखना, दोनों को रिवाइज करके जाना ही जाना है। मैंने बहुत बार बोला था, शुरू से लेकर एंड तक बोला था कि दो को आपको छोड़ना नहीं है। इसके साथ मैं थ्योरी की बात करूंगा, तो थ्योरी के अंदर 111 और 112 दोनों इंपॉर्टेंट थे और जिनसे क्वेश्चन देखने को मिले भी थे। एमसीक्यूज भी मिलते हैं और बड़े क्वेश्चन भी मिलते हैं, बट हाँ बाय लक की इस अटेम्प्ट में इस बार इंडेक्स से क्वेश्चन उन्होंने थ्योरेटिकल नहीं पूछे थे क्योंकि इंडेक्स की उन्होंने खूब प्रैक्टिकल बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए दिया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको जो इंडेक्स रखने हैं वो है बेस्ड ऑन पीपी की बात भी करेंगे अपन लोग। इंपेयरमेंट लॉस ये भी आपको पढ़ना है, बोरोइंग कॉस्ट आपको ये भी पढ़ना है। इसके अलावा एक है लीज। ये चार इंडेक्स की चर्चा भी मैंने आपको बोला था कि 3-4 इंडेक्स को और पढ़ के जाना है। तो टोटल 102 तो है ही है, 102 की मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि 102 तो हमेशा आता है, तो 102 मेरे चर्चा का पार्ट नहीं है और वो सबसे आसान भी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा उस पर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 1-2 बार आप पैसे रिविजन कर लो तो एग्जाम टाइम पर आपको हल्का सा गो थ्रू करना होता है, आपको रिविजन नहीं करना होता है। लेकिन पीपी 16 की बात करता हूं मैं, बोरोइंग कॉस्ट 23 की बात करता हूं मैं, इंपेयरमेंट 38 की बात करता हूं मैं, चाहे मैं लीज की बात करता हूं, तो इस सारे की कवरेज भी आपको यहां देखने को मिली है। तो इन सारे के सारे इंडेक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला कि अब कुछ मत पढ़ो, 4 इंडेक्स इनको छोड़ कर लो, 103, 110 और 102, 3 इनको टोटल मिलाकर के 72 इंडेक्स को आप पढ़ के भी जाओगे तो भी आपका बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। लेकिन वो ओनली फॉर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बोला था। अब जून अटेम्प्ट वाले इस गलती को नहीं दोहराना है। जून अटेम्प्ट वालों को आपको इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जितने भी मैं इंडेक्स कराऊंगा सबको एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि मैंने पहले इतनी लेंथ में पढ़ाया था। इस बार थोड़ा इस रेंज को और वाइड करेंगे, क्वेश्चन के प्रैक्टिस बढ़ाएंगे इस बार, क्योंकि हो सकता है कि इस बार पेपर का पैटर्न शानदार बने, ठीक है ना। बट इस बार जो हुआ है वो आपके सामने है। अब चलिए, तो मैंने पीपी 16 की बात करूंगा, इंपेयरमेंट लॉस की बात करूंगा, बोरोइंग कॉस्ट की बात करूंगा, लीज की बात करूंगा। 4 इंडेक्स मैंने एडिशनली आपको मोर इंपोर्टेंट टॉपिक में कवरेज में डाले थे। बोला बताओ कौन कौन से, वापस बोल रहा हूं, 102, 110, 112, सॉरी 110, 103, 102, इसके अलावा पीपी, लीज, इंपेयरमेंट लॉस और इसके अलावा आपके बोरोइंग कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में मैंने डाले थे। मुझे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। अब हम इन्हीं सारे इंडेक्स से रिलेटेड जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको आज हम चर्चा का विषय बनाने वाले हैं और देखते हैं कि भैया आज हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए आज हम इनको डिस्कस करने वाले, चलिए फटाफट से।
आप देखोगे जो इंडेक्स मैंने अभी स्क्रीन पर लिखे हैं, इन इंडेक्स में इतनी पावर है, इतने मार्क्स की कवरेज है कि आपको इनके अलावा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। आप 60+ इजीली कर पाओगे यदि आपने ये इंडेक्स भी ढंग से पढ़ के गए होंगे तो। ठीक है, पढ़ के नहीं गए तो उसकी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती ना। आपसे बहुत बार बोला गया था कि पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, पढ़ा करो, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी आपके लिए। आइए फटाफट से अब देखो, अब हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 इंडेक्स को। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है जो कि 7 मार्क्स का है। मैंने बहुत बार इसकी चर्चा की है। लीज अकाउंटिंग के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टडी मैट में तो 1-2 क्वेश्चन दे रखे थे, इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करवाए थे और मैंने बोला था कि सिंपल आसान है। फाइनेंसिंग लीज में जो आपकी अकाउंटिंग है वो बेसिकली आपकी जो लेसी लेसर की वो इंपॉर्टेंट है। आप ऑपरेटिंग लीज को टच भी नहीं करना है और मैंने उसको एक क्वेश्चन करा के आगे क्वेश्चन भी नहीं कराए थे क्योंकि मुझे पता था कि ऑपरेटिंग लीज नहीं आएगा क्योंकि जनरल से जो एंट्री होती है वही होती है, लेकिन फाइनेंशियल लीज आता है। लीज बैक के क्वेश्चन आने के आसार नहीं होते हैं, फिर भी मैंने लीज बैक के कंसेप्ट को भी आपको एक बेहतरीन तरीके से विद बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था। चलिए अब बात करते हैं इस बात के अंदर क्या। देखो अपने पास है व्यास लिमिटेड हैज लीज्ड इक्विपमेंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ दैट कॉस्ट 746,55,100 फॉर ए 3 years लीज पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2022। आफ्टर द लीज टर्म्स द असेट्स वुड रिवर्ट टू द लेसर। यानी कि आप 3 साल लीज लेने के बाद असेट्स वापस बैक करोगे, यानी कि आपको इस पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है, इसमें आपको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द एस्टिमेटेड एंड गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है 1 लाख रुपए की ओनली। द एक्चुअल लीज पेमेंट हैव बीन स्ट्रक्चर्ड in such a way that the sum of their present value together with that of the residual value of the assets will equal the cost thereof। यानी कि आपको क्लियर क्या लिखा हो, annual lease payment have been structured in such a way that the sum of their payment present value together with that of the residual value of the assets will equal to the cost। मैंने पहले बोला था कि आपकी जो कॉस्ट है यदि उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है, उसके बराबर है तो इसका मतलब आपका फाइनेंस लीज होता है। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका यही से ये बनता है कि भाई बताओ ना कौन सी लीज है, ये ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंसिंग लीज है। तो पहला सवाल सिंपल सा बनता है कि आपको देखना पड़ेगा 5 कंडीशन बताई थी आपके लिए। बताओ 5 कंडीशन कौन कौन सी बताई थी मैंने। पहली बताई थी आपने लीज पर दिया है और आपकी लीज पीरियड का खत्म होने के बाद आप उसको विदाउट किसी कंसिडरेशन के आप उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दोगे। दूसरा, ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो विद नॉमिनल चार्जेज, विद नॉमिनल चार्जेज। इसके अलावा तीसरा बताया था उसकी कॉस्ट जो है, जो इंसेप्शन डेट को जो फेयर वैल्यू है वो उसकी किसके आ जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के बराबर आ जाए तो भी आप मानोगे। उसकी लाइफ जो है वो असेट्स की लाइफ और लीज पीरियड अप्रोक्सीमेट इक्वल अप्रोक्सीमेट बराबर है तो भी हो जाएगी। या फिर एक असेट्स ऐसी जो स्पेसिफिक नेचर की बनी हुई है वो ओनली फॉर और ओनली फॉर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम आएगी, तो उस केस के अंदर सॉरी लेसी के अलावा कोई काम नहीं दे सकता, तो उस केस के अंदर आपकी लीज फाइनेंशियल 5 कंडीशन थी। आगे लिखा हुआ इम्प्लिसिट रेट है 10% की, यानी कि इंटरेस्ट की रेट है। असर्टेन एनुअल लीज पेमेंट एंड द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। वाह, ओ माय गॉड, मैंने पहले ही बताया था अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछते ही दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। यानी कि सिंपल ये अब फाइनेंसिंग लीज की ही बात कर रहा होगा, फाइनेंसिंग लीज की ही बात करेगा। तो यहां पर मैं सिंपल बोला, अभी बताओ क्या है। बोला देखो इसका सिंपल सा आसान था, आपको मैं कैल सॉल्यूशन नहीं कराने वाला, मैं आपको सिंपल सिंपल बताने वाला हूं कि है क्या इसके अंदर। देखो मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला कि आप जब निकालो क्या अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालोगे तो मैंने बोला आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ध्यान देखो लीज पेमेंट मेरे बाबू, लीज पेमेंट, मैंने लीज पेमेंट लिखा है, मैंने यहां पर लीज रेंटल नहीं लिखा है, दोनों में फर्क होता है। लीज पेमेंट और लीज रेंटल दोनों में बड़ा फर्क होता है। और मैं जब अनअर्न्ड इनकम की बात कर रहा होता हूं तो इसका मतलब मैं लेसर की बात कर रहा होता हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं बाबू, लेसर की बात कर रहा हूं। जब लेसर की बात करूंगा तो सिंपल सा देखो मेरे पास लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज पेमेंट क्या बनने वाला है, लीज पेमेंट क्या बनने वाला है। देखो एक तो होता है एनुअल लीज रेंट,
प्लस होता है जीआरबी और प्लस मेरे बाबू यूजीआरबी भी होता है। बात को समझो, लेसर क्या बोल रहा है, लेसर के हिसाब से आप लीज पेमेंट देखोगे तो डिफरेंट होता है, और वहीं पर आप लेसी के पॉइंट से देखोगे तो लीज पेमेंट का मीनिंग अलग होता है। तो मैंने बोला मैं लेसर की बात कर रहा हूं, तो एनुअल लीज रेंट जो दे रहे हो वो, जीआरबी दे रहे हो वो, प्लस यूजीआरबी दे रहे हो वो, तीनों की प्रेजेंट वैल्यू लो और उसको उसमें से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दो। अब देखो यहां पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सर जी बहुत आसान है। देखो आपने यूजफुल लाइफ है, कॉस्ट है इतने इतने की, फॉर दीज ईयर लीज पीरियड है स्टार्टिंग इतनी, कॉस्ट इतनी दे दी, इसका मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, तो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालना है कि भैया कितनी कितनी आएगी, तो जोड़ देना है। आपके पास यूजीआरबी दे रखा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, यूजीआरबी मिलेगी तीसरे साल के एंड में, तो आपको तीसरे साल के एंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आपको क्या लेनी है, आपको जो आपका दे रखे, पहले इक्वल इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 3 करोगे, 3 इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद फिर आप इसको प्रेजेंट वैल्यू लोगे और उनको दोनों को टोटल करने के बाद आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। और यहां पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है वो कॉस्ट है, एक तो कॉस्ट जो लीज पेमेंट जाएगा प्लस 1 लाख जीआरबी, इसमें से लेस कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, तो आपका आ जाएगा क्या, अनअर्न्ड इनकम, जो बेहद आसान है, 7 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन आपको इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि वो आपसे एनुअल लीज पेमेंट भी पूछ रहा है, एनुअल लीज पेमेंट पूछ रहा है, तो एनुअल लीज पेमेंट निकालना इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा चैलेंज था जो आपको करना है। क्लियर है कहानी यहां तक? मुझे बताओ क्या कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, मुझे उम्मीद है आपको दिमाग में सीधा सीधा आ गया होगा कि वो बच्चा लिंक नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने आपको लिंक बता दिया कि आपको कहां से क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है, तो सिंपल सा कहानी है, इन डेप्थ में नहीं जा सकता यहां तक। चलिए यहां तक होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल है, कैसे निकलेगा बताओ। सबसे पहले आपको एनुअल लीज पेमेंट निकालना है, फिर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालनी है, और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालने सिंपल फार्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो डिफरेंस आएगा वही आ गया अनअर्न इनकम। में कहूं असली बात तो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, या उसकी प्रेजेंट वैल्यू में जो डिफरेंस है उसकी बात कर रहा हूं। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एक कोल लिमिटेड एक्वायर्ड मशीन है, 1 अप्रैल 2017 को 14 करोड़ रुपए की खरीदी है आपने, हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 7 इयर्स, यानी 7 साल की है। मशीन इज डेप्रिसिएट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, डज नॉट कैरी इन रेसिडुअल वैल्यू। तो यहां पर देखो कॉस्ट आपको दे रखी 14 करोड़ की, अमाउंट मेरे बाबू सीआर में है, ठीक है, आपके लाइफ दे रखी बेटा 7 साल की, 7 साल की, तो मुझे बताओ रेसिडुअल वैल्यू है नहीं है, तो डेप्रिसिएशन पर एनम का कितना आएगा, 2 करोड़ का, कितना आएगा 2 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भैया देखो ऑन 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2021 को कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 1.20 करोड़ एंड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड रिवैल्यूएशन क्या लिखा है, एक मिनट रुको ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व for the year ended 31st March 2023, condition indicating an impairment of the machine existed and amount recoverable ascertained to be only 1.58 crores. The company had followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increasing charge of depreciation resulting from the revaluation. ठीक है, you are required to calculate the loss on impairment of the machine and show how this loss is to be treated in the books of the coal limited. देखो सिंपल और बेहद आसान है, आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 इंपैक्ट देखने इसके अंदर, इस क्वेश्चन में बेहद आसान है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। सर बताओ कैसे, मैंने बोला देखो आपके पास पहले तो जहां पर आपने रीवैल्यूड किया है वहां पर जो डिफरेंस आ रहा है उसका ट्रीटमेंट करोगे एज पर पीपी के हिसाब से, ठीक है। हो सकता है आपका पर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए,
ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए। ठीक है, दूसरा आपके पास हो सकता है कि रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए, हो सकता है रिवैल्यूएशन लॉस आए। तो इसका इंपैक्ट देने के बाद, क्योंकि यहां पर आपकी कैरिंग अमाउंट रिवाइज होगी, यहां इंपैक्ट देने के बाद फिर आपको इंपेयरमेंट का टेस्ट करना है और इंपेयरमेंट पर जाकर के देखनी है कि भैया कैरिंग अमाउंट आपका कितना है और रिकवरेबल अमाउंट कितना है। यदि आपका रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, यदि आपका रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, तो इसका मतलब इंपेयरमेंट का नुकसान हुआ है। ठीक है, और जो इंपेयरमेंट का नुकसान हुआ है उसकी ध्यान रखना, पहले भरपाई करोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस पड़ा है। तो वापस सुनो मैं क्या बोला है, जब रिवैल्यूएशन किया था तो उस टाइम पर या तो सरप्लस हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। यदि लॉस हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं है, जितना इंपेयरमेंट का नुकसान हुआ आज पूरा इंपेयरमेंट पीएल में लेके चले जाओ। लेकिन यदि पहले इस पीपी पर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हुआ है, रिवैल्यूएशन करने में एज पर 16 के हिसाब से, इंडेक्स 16 के हिसाब से, तो उस रिवैल्यूएशन सरप्लस से पहले इंपेयरमेंट लॉस का एडजस्टमेंट होगा। मान लो आपके पास पहले 50,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आज पड़ा हुआ है, आज की डेट को ध्यान रखना, आज की डेट को जब इंपेयरमेंट कर रहा हूं उस दिन मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस चेक किया तो उसमें 50,000 का बैलेंस दिखा हुआ है। अब करना क्या है कि 50,000 का बैलेंस दिखा हुआ है, अब आपका 1 लाख रुपए का इंपेयरमेंट का लॉस आ गया, तो पहले इंपेयरमेंट के लॉस को 1 लाख को यानी पहले 50,000 से एडजस्ट करोगे और बचा हुआ जो 50,000 इंपेयरमेंट का लॉस है उसको पीएल में लेकर के जाओगे, यानी कि फर्स्ट एडजस्टेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस इफ एनी ऑन दैट डेट। यदि उस डेट को रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ बैलेंस पड़ा है तो पहले इंपेयरमेंट का लॉस वहां से एडजस्ट होगा और उसके बाद जो बचेगा वो आपका जाएगा पीएल में। तो यानी कि एंट्री क्या बनी बताओ, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस और अकाउंट डेबिट टू पीएल। क्लियर है कहानी? तो जो भी आएगा वो आपको यहां पर डालना पड़ेगा। पीएल में तभी लेके जाओगे जब आप पढ़ा, इस क्वेश्चन वही है, एक बार आपको रिवैल्यूएशन करना है एज पर इंडेक्स 16 के हिसाब से, फिर आपको वापस इंपेयरमेंट करना है एज पर 38 के हिसाब से। तो सिंपल और बेहद आसान, इस क्वेश्चन को आराम से करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने 7 नंबर का, बेहद आसान है। मैंने क्या बोला, पहले में कुछ नहीं था, आपको लीज पेमेंट निकालना था, दूसरे में क्या था आपके पास, सीधा सा आपको इंपेयरमेंट लॉस का मेजरमेंट करना था। बट कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी 2-3 स्टेप में जाएगी। पहले आप रिवैल्यूएशन करोगे, फिर रिवैल्यूएशन बाद इंपेयरमेंट चेक करोगे, और यदि इंपेयरमेंट है तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करोगे इफ एनी बैलेंस इन दैट डेट, तो उस टाइम पर आप चल सकते हो। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से खत्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी कस्टमर है। ये क्वेश्चन खुद देखोगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन खुद देखोगे, किससे बताओ, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन से है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से। ये क्वेश्चन खुद देखोगे, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा है नहीं है। मैं इसको डिस्कस अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बड़े क्वेश्चन देखने। आ जाओ, अब देखो, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 22-23 का प्रॉफिट दे रखा है। अमाउंट है 8,40,000 इंक्लूडिंग 14,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। नहीं बोलता तो भी मैं मान के चलता है कि इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो उसका इनकम भी इसमें ऐड होगा, मैं मान के चलता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं मानता कैसे, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट की रेट नहीं दे रखी है। रेट दे रखी होती तो मैं निकाल पाता, यहां पर रेट नहीं दी इसलिए उसने अमाउंट दे दिया। बेसिकली क्या होता है कि वो रेट देता है और अमाउंट नहीं देता, कि अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इस केस में उन्होंने इंटरेस्ट का खुद दिया अमाउंट, इसका मतलब इंटरेस्ट की रेट नहीं दी है, और इंटरेस्ट की रेट निकालना चाहो तो आपके पास है 10% से आ जाओ। Additional amount of 70,000 per annum shall be required to be spent on the smooth running of the business। एडिशनल खर्चे होंगे, ध्यान रखना, आगे जब बिजनेस कैरी करोगे तो आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा जिससे बिजनेस स्मूथली चल जाए। कितना बताओ, 70,000 रुपए पर एनम शैल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। आगे चलाने के लिए 70,000 खर्चे होंगे। तो मेरे बाबू ये फ्यूचर का आइटम है, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन पूछी हुई इसने। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूछा है, इसका मतलब ये मेरा एडजस्ट होगा एफएमपी निकालते समय, ये मेरा फ्यूचर का आइटम है तो फ्यूचर के आइटम में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर एस्टिमेटेड 26,600 इन ऑर्डर टू मैच द अबव फिगर्स एट फर्दर डेप्रिसिएशन टू बी एक्सटेंट ऑफ 36। कुछ बोल रहा है, एक बार रुको ना, कुछ बोला है इसने, क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि भैया पीपी है। अब मैं बोला है पीपी, तो बोला इसकी रिवैल्यूएशन अमाउंट दे रखा है अभी हमारे पास, कितना बताओ, 26,60,000 का। मेरे बाबू बताओ ना बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू मेरे बच्चा 1680 की,
16,80,000 की। ठीक है, आगे लिखा हो फर्दर डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹56,000 शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। आहा, ओ माय गॉड, देखो ना, बोल रहा है कि 56,000 रुपए का इस रिवैल्यूएशन की वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं वैल्यूएशन गुडविल के, तो मैंने बताया था यदि मान लो कोई आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट है तो याद रखना इस बात को, क्योंकि वो क्या है बताओ ना मुझे, वो आपका फ्यूचर का खर्चा है, क्योंकि अब तक नहीं लगा था, अब रिवैल्यूएशन हुआ तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लगने वाला है, तो ये फ्यूचर का आइटम है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसमें बोला है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ध्यान रखना आफ्टर टैक्स के बाद एडजस्टमेंट होगा। पहला क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको ट्रीटमेंट को दिया गया है, यानी कि बेसिकली डेप्रिसिएशन ऑलवेज बेनिफिट टैक्सेशन, उसको टैक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाता है, बट इन दैट केस खुद बोला है कि डेप्रिसिएशन पर टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है जब मैं एफएमपी निकालूंगा तो आफ्टर टैक्स करने के बाद इसको लेस करूंगा। बस इतना सा नया एडजस्टमेंट था, इसमें बाकी ऐसा कुछ नया था नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया इसमें टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता। वैसे देखो स्टेटमेंट देखो मैं क्या लिखाता था, मैं लिखाता था पीबीटी, मैंने बाबू पीबीटी करना है प्लस माइनस एब नॉर्मल नॉन रिकरिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम का प्लस माइनस करता था, तो मेरे पास आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस माइनस, फिर इसका मैं एवरेज निकालता था, हाँ या ना, एवरेज निकालने के बाद फ्यूचर के आइटम को प्लस माइनस करता था। तो यहां पर मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेता था, आपको याद हो तो, लेकिन यहां पर अब नहीं लेना है, क्योंकि पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन हटाने के बाद इसको आपको टच नहीं करना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन टच नहीं करना है, आप निकालोगे सीधा निकालने बाद एफएमपी आएगा, एफएमपी में से टैक्स लेस करना है, कौन सा बताओ, फ्यूचर वाला, फिर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन हटाना है क्योंकि इस पर टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं देना है। क्लियर है? ये पॉइंट इसमें नया था जो कि मजेदार भी था। यहां पर 99% बच्चे ने गलती की है, तो उसको आपको देखना है। क्लियर है कहानियां तक? बाकी मुझे नहीं लगता कि और मुझे कुछ कराने की रिक्वायरमेंट है, ये यहीं तक मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। तो बताओ आपका पीपी में क्या होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन 56,000 का जो अमाउंट आ रहा है वो आप एफएमपी आफ्टर टैक्स में से एडजस्ट करोगे। पहले हम बिफोर टैक्स में से करते थे क्योंकि हमारे पास टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमेशा डेप्रिसिएशन पर टैक्स का बेनिफिट मिलता भी है। देखिए यहां इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया कि नहीं देना है तो नहीं देना है, आपस में कुछ नहीं करोगे। क्लियर है? इनकम टैक्स रेट इज 50% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% बिफोर टैक्स मे बी कंसीडर्ड नॉर्मल फॉर दिस बिजनेस एट द प्रेजेंट स्टेज। ये आपकी बिफोर टैक्स है मेरे बाबू, बिफोर टैक्स है। मुझे बताओ ना, एनआरआर आफ्टर टैक्स होती है बिफोर टैक्स होती है? क्या होती है? आफ्टर। इसको आफ्टर करोगे तो 10% लोगे, यहां पर 10% लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आफ्टर लोगे, क्योंकि हमेशा और हमेशा मैं एफएमपी आफ्टर टैक्स लेता हूं, तो यहां पर भी आपको आफ्टर टैक्स लेनी है। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स होती है, तो 20% का करोगे 10%, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले दो चेंजेस, डेप्रिसिएशन एफएमपी में टैक्स घटाने के बाद एडजस्ट होगा, और दूसरा एडजस्टमेंट आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20% है जो कि आफ्टर टैक्स होनी चाहिए, ये बिफोर टैक्स है। आफ्टर बनाओगे तो आगे 10% क्योंकि 50% टैक्स की रेट है। तो दो चेंजेस इसको, बस सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे 90% गलती यहीं पर की है मेरे बाबू, यहीं पर की है। आगे देखो, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग द रेट ऑफ रिटर्न द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर अफोरसाइड एडजस्टमेंट मे बी टेकन द एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट, कंसीडर एवरेज ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर डिटरमिन द नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला गया? एवरेज ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे बाबू, एवरेज पूछा, एवरेज मतलब सर ट्रेडिंग का मतलब क्या? मेरे बाबू कुछ कहने की जरूरत नहीं आपको, ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेडिंग असेट्स लेनी है, ऑपरेटिंग असेट्स लेनी है। मैं भी तो आपको असेट ट्रेडिंग ही लेके चलता था, है ना? मुझे बताओ ना, आपकी जो कैप ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो असेट्स लायबिलिटी है, जो मैं नेट असेट्स लेता था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो मैं लेता था, मैं क्या लेता था? ट्रेडिंग वाली, यानी ऑपरेटिंग में वही लेनी है, आप कुछ नहीं बोला, बट यार एवरेज वर्ड बोल दिया, बोला कि एवरेज लेनी है बस। मैंने क्या बोला? स्पेसिफाइड कर रखा है तो वही लेना है,
तो यहाँ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। जब एनआरआर निकालोगे, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट लोगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर। और गुडविल की कैलकुलेशन के अपने पास मेथड क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिटेल रिक्वायर्ड कंप्यूट द वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरे बाबू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे लोगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, क्योंकि 2 साल की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस कर दोगे 1/2 ऑफ पीएटी ऑफ करंट ईयर मेरे बाबू। आहा, पीएटी आफ्टर टैक्स ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का आप लोगे, तब उसके बाद आपका एडजस्टमेंट होगा। क्वेश्चन बेहद आसान था, लेकिन चीज थोड़ी सी आपको मेंटली सोचनी पड़ेगी कि भैया हमें करना क्या है, क्योंकि नहीं किया तो आप फंस जाओगे। इसलिए आपको बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन बड़े डील किया है हमने। क्लियर करने यहाँ तक क्या क्या चेंज बताओ बेटा। बाबू क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ के चलना है। बच्चों ने 99% बच्चों ने गलती किया है इस क्वेश्चन को, और 99% बच्चों को क्वेश्चन गलत का आंसर गलत भी हुआ है। ये 2 वजह से डेप्रीसिएशन पर टैक्स का बेनिफिट नहीं देना है। इसका मतलब आपको एफएमपी आफ्टर टैक्स निकालने के बाद इसमें एडिशन डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करना है, पहला पॉइंट। तो दूसरा भी रिमेंबर, हमेशा एनआरआर आफ्टर टैक्स होती है, तो बिफोर टैक्स दे रखी है तो पहले आफ्टर टैक्स करूंगा, तो 10 का करूंगा आफ्टर, यानी 20 का करूंगा आफ्टर, तो यानी होगा 10%। तो एनआरआर मेरे बाबू यहां पर 10%, जो कि बिग 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 और बिग मिस्टेक की है, जो आप नहीं दोहराओगे कभी आने वाले एग्जाम के अंदर। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ डिस्कशन का पार्ट खत्म हो गया। चलिए अब देखो, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बाबू, टेंशन ना लो आप। आपके लिए सारे जो क्वेश्चन है सारे मैंने स्टडी मैट में डाल दिए हैं। ये न्यू स्टडी मैट जो मैंने बनाया हुआ है, उस नए स्टडी मैट के अंदर हर क्वेश्चन को मैंने बड़े तरीके से बड़ी शिद्दत के साथ डाला है। आप टेंशन ना लीजिएगा, जो आप हैं अभी आने वाला सेशन है जो चल रहे हैं आपके लिए, जो जून अटेम्प्ट है उनके लिए हर बच्चे के लिए एक एक क्वेश्चन इन ब्रीफली बहुत शानदार तरीके से विद वर्किंग नोट शानदार तरीके से सॉल्व करके दिया है। आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे जब मैं गुडविल पढ़ाता हूं तो उस टाइम पहले मैं रूबरू कराता हूं कि भैया ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है, क्योंकि स्टडी मैट में लिमिटेड फीचर दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको एक बास्ट एक बहुत बड़े बड़े कुछ और एडिशनल फीचर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। चलिए आइए, लेकिन फिर भी बच्चा बच्चा होता है, गलतियां तो करता है और गलतियां करता करके आता भी है, उसका रिजल्ट का खामियाजा उनको भुगतने को मिलता भी है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ मून लिमिटेड इशूड 1,10,8% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू एट 10 ईच एट पार वैल्यू बेसिस ऑन द 1 जनवरी 2023. These debentures are redeemable at a 12% premium at the end of the 2026 or exchangeable for ordinary share of Moon Limited and एक basis the interest rate for similar debenture that do not carry conversion entitlement 12% के साथ से you are required to calculate value of the debt portion and value equity portion of the above compounding financial instrument and so the general entry in the inception of the financial instrument the present value। ये आपका कहूँ तो मैं फाइनेंशियल अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उनसे रिलेटेड था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। इसको मैंने आपको बोला था कि इसको आपको पढ़ के नहीं जाना, तो मैंने डिस्कस भी इसको नहीं करवाया था, इसलिए इस बात को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको समझ में कुछ आने वाला है नहीं है, ठीक है ना। बट नाउ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी तो ये मैंने आपके लिए नहीं करवाए थे, तो डेफिनेटली आई सॉरी इस बात की सॉरी। ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन आपके लिए आया क्योंकि मैं बोलता हूं हमेशा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंडेक्स हमेशा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज में जाते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी क्योंकि आने वाले 3 महीने के अंदर हमने कोर्स कंप्लीट किया था, तो डेफिनेटली उसके लिए दिक्कत आई थी। बट कोई नहीं, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्शन है, आप 60 से 70 नंबर लाने का आराम से मौका था। चलिए, तो मैं भी डिस्कस नहीं करने वाला। फॉलोइंग द बैलेंस शीट दे रखी है हमारे पास, ये बैलेंस शीट हमसे पूछा क्या वो देख लो एक बार। बैलेंस शीट दे रखी है और हमसे पूछा है क्या बताओ, हमसे पूछा है फॉलोइंग स्कीम्स और रिकंस्ट्रक्शन इज डुली अप्रूव्ड एंड सेक्शन बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी आर रिड्यूस्ड टू 40, all preferential are reduced 60 तक, the rate of interest on debenture is increased to 12%, 12% बढ़ानी है, जो आपके ओल्ड हैं उनका न्यू बनाना है। The debenture holder surrender their existing debenture 100 each and exchange of the same for the fresh debenture 70 each for every debenture held by them। ये आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, इंडेस 103 का अपेंडिक्स सी। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, मैं आपको इंडेस को 2 पार्ट पढ़ाया था, इंडेस 103 को 2 पार्ट पढ़ाया था। मैंने बोला एक पार्ट आपका IFRS का पार्ट है, दूसरा आपके पिछले
एएस का पार्ट था जो कि अपेंडिक्स के नाम से दिया गया था। अपेंडिक्स के अंदर पहला टॉपिक मैंने यही कराया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जहां जहां पर रिडक्शन हो रहा है, जहां जहां पर आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, वहां पर कैपिटल रिडक्शन आपका क्रिएट होगा, और जहां जहां पर आपकी असेट्स बढ़ रही है यानी कि प्रॉफिट क्रिएट हो रहे हैं, वहां पर आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस घटेगा। ठीक है, अब आपको देखना लॉस देखोगे और लास्ट में जो बैलेंस बचता है आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, उसको आपको रिड्यूस करना, कुछ नहीं करना होता है। आपकी लायबिलिटी घट रही है तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट होगा। जिधर अब देखो यहां कैंसिल हो रही है, इक्विटी शेयर पहले कितने के थे, इधर देखो इक्विटी से 100 रुपए का था, आप उसको कितने पे ला रहे हो, 40 पर, तो इसका मतलब कितना, 60 रुपए घट गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल घटेगी तो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि वैसे बढ़ती क्रेडिट होती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये क्वेश्चन बेहद आसान था जो आपको कर सकते, तो मुझे लगता इसको मुझे डिस्कशन का इसको पार्ट बनाना चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मेट में था, वो हमने कराया था, और 2-3 क्वेश्चन इसके अलावा और भी कराए थे जो आपके स्टडी मेट नहीं थे, तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कशन के पार्ट से बाहर निकाल रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने ये, अरे ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, डिजिट का फर्क है, मैंने क्लास में क्वेश्चन लिखाया था ऐसा। ठीक है, आओ क्या लिखा हुआ, एक बेटा लिमिटेड है, दूसरा डेल्टा लिमिटेड है। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनी, बेटा लिमिटेड एंड डेल्टा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। हमारे पास दो कंपनियां हैं, बेटा लिमिटेड दूसरी डेल्टा लिमिटेड है। आगे लिखा हुआ बेटा लिमिटेड बॉज टू अब्जॉर्ब डेल्टा लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, द परचेज कंसिडरेशन बॉज टू बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, ए सम ऑफ 40,000 इज owned by beta limited and delta limited, sum of 40,000 is owned by beta limited to delta limited, also in the stock of beta limited 60,000 गुड्स सप्लाइड बाय डेल्टा, यानी कि ऑब्जर्व है। तो इसका मतलब ये है यहां पर एक कंपनी लिक्विडेट होगी, और जब लिक्विडेट होगी तो आपको पता होना चाहिए रियलाइजेशन की एंट्री डलती है। तो यहां पर पूछा क्या, वो देख लो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप एक्वायरर देखोगे, एक्वायरर का आपको पता है कि भाई कौन सी है, बेटा लिमिटेड वाज टू अब्जॉर्ब डेल्टा लिमिटेड। तो इसका मतलब बेटा लिमिटेड जिंदा है, तो बेटा लिमिटेड में बनेगा कंसोलिडेशन, यानी 103 की बात कर रहा है बाबू, ध्यान रखना 103 की बात कर रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर एक्विजिशन डेल्टा लिमिटेड वर्किंग रिलेटिंग टू फेयर वैल्यू शेयर ऑफ द कंपनीज परचेज कंसिडरेशन एंड द नंबर ऑफ द शेयर इज टू बी इशूड बाय बेटा लिमिटेड एंड अमाउंट ऑफ गुडविल और गेन बार्गेन परचेज शुड पार्ट ऑफ योर आंसर। है कहने की जरूरत है क्या, कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल कंसोलिडेशन पूछ रहा है मेरे बाबू, बहुत आसान काम हो गया, कुछ नहीं करना। मैंने बैलेंस शीट बहुत 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 आसान तरीके से बताई थी, मैं कुछ मत करो, दोनों को जोड़ दो। लेकिन याद रहे जिसको एक्वायर कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू, जिसको एक्वायर फेयर वैल्यू, बाकी की बुक वैल्यू। मैंने बोला बैलेंस शीट एज इट इज कॉपी कर दो, बट याद रहे आपकी जो एक्वायरर है उसकी खुद की बुक वैल्यू, दूसरी की फेयर वैल्यू, लाइन बाय लाइन ऐड कर दो। बस एक जगह फर्क आएगा, कहां पर बताओ, कहां पर, मैंने बोला इक्विटी शेयर और रिजर्व सरप्लस को छोड़ लेना, उनको टच नहीं करना। उनको टच कब करना है, जब उनका बैलेंस निकालने के बाद, क्योंकि अदर इक्विटी भी आएगा, अदर इक्विटी के बैलेंस पर इंपैक्ट आएगा, एनसीआई भी क्रिएट होगा, गुडविल और बार्गेन परचेज हो सकता है। बार्गेन परचेज हुआ तो अदर इक्विटी पर फर्क आएगा, और गुडविल हुआ तो असेट्स के बैलेंस पर फर्क आएगा। तो मैंने दो चीज को छोड़ देना, कहां, इक्विटी और अदर इक्विटी को साइड में, उसके अमाउंट फिल नहीं करना है अभी आपको, एक पीपी के नीचे लाइन छोड़ देना गुडविल के नाम से, वो बाकी बैलेंस शीट को एज इट इज कॉपी कर दो आप। एक चीज और देख लेना, कुछ इंटरफर्म ट्रांजैक्शन है तो कैंसिलेशन कर देना, जैसे आप क्वेश्चन में एक दे रखा है, ठीक है, और इस पर अनरिलायबल प्रॉफिट है तो उसको मूव करना है। अनरिलायबल प्रॉफिट के ट्रीटमेंट बहुत कुछ बताया था मैंने बोला कि अप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम है, बोला सर कुछ बच्चे बोले सर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ में नहीं आता, मैंने छोड़ो ना, नहीं आता तो बोले बहुत आसान है, बोला कैसे, ये देखो प्रॉफिट किसकी जेब में रखा है, प्रॉफिट किसकी जेब में रखा है, यदि प्रॉफिट होल्डिंग की जेब में है तो मुझे बताओ एनसीआई में से कम होगा क्या। आहा सॉरी मेरे बाबू सुनना, मैंने क्या बोला, आपको प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट को आपको कैंसिल करना है, क्योंकि अनरिलायबल प्रॉफिट कैंसिल करना है, तो देखना पड़ेगा होल्डिंग और सब्सिडरी। क्या होल्डिंग की जेब में प्रॉफिट है, क्योंकि मैं इसको मर्ज कर रहा हूं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो सीधा पीएल में से हटा दो। ओहो माय गॉड, यदि मेरे बाबू एच लिमिटेड की जेब में प्रॉफिट है कमाया हुआ, तो ध्यान रखना कंसोलिडेट पीएल के बैलेंस में डायरेक्टली घटा दो। और आपको पता है इन्वेंट्री तो लेस होती है, उस पर सोचना नहीं, इन्वेंट्री तो लेस होगी अनरिलायबल प्रॉफिट से, साथ के साथ कंसोलिडेट पीएल जब बनाओगे तो पूरा की पूरा शेयर आप लेस कर दोगे। दूसरा
यदि सब्सिडरी की जेब में प्रॉफिट है, सब्सिडरी की जेब में प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये हुआ सब्सिडरी पर दो लोगों का हिस्सा है, एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का, तो इसका मतलब ये कि एस लिमिटेड के पार्ट में से हटेगा और वहां से, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट कहां होगा, एनसीआई में से भी कम होगा और कंसोलिडेटेड पीएल में से भी लेस होगा। बात को समझो, इसको मैंने बोला चेंजेज इन स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देना, चेंजेज इन असेट्स एंड लायबिलिटी के स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देना, ऑटोमेटिक इंपैक्ट चला जाएगा। बट फिर भी आपके समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला एच लिमिटेड की जेब में तो डायरेक्टली कंसोलिडेट से जाएगा क्योंकि इसमें उसका हिस्सा है ही नहीं है, तो एनसीआई में से एडजस्ट होगा ही नहीं। लेकिन एस लिमिटेड में प्रॉफिट है तो इसका मतलब इसमें एनसीआई का हिस्सा है, क्योंकि इसका भी हिस्सा और इसका भी हिस्सा है, इससे दो जगह से लेस होगा। कहां से बताओ ना, कंसोलिडेटेड पीएल से भी होगा और वहां से एनसीआई में से लेस होगा, दोनों का अलग अलग शेयर होगा और सीधा इन्वेंट्री में से भी लेस होगा। क्लियर है? तो एक ही ट्रीटमेंट था, वो करके दिखा दे, मैंने सोच दिया मुझे पता कुछ करने होता है, मैं बना सकता हूं, 2 मिनट का काम मेरा, लेकिन मैं आपको बनवाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पहले बोला डिस्कशन करूंगा, सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। क्लियर? बेहद आसान। यदि किसी बच्चे का एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा ना तो उसको आप उससे इससे बड़ी अच्छी और बुरी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आप गुड थैंक करो गुड ऊपर वाले को, यानी कि एग्जामिनर को शुक्रिया अदा करो कि आपको इतना आसान पेपर दिया है। अगर पेपर आपको भनक नहीं लगती है कि पेपर किस लेवल से आता है, ठीक है ना, बट फिर भी कोई बात नहीं है, आपका एग्जाम हुआ है, आपके हैं तो आप डिजर्व करते हो, आप पर इंस्टीट्यूट ने प्यार बरसा है तो उसको आप एक्सेप्ट करो। ठीक है? कितने नंबर क्वेश्चन मेरे बाबू? ओ माय गॉड, 14 नंबर का। भाई रे भाई, अरे रे आइला रे आइला, क्या करो, अरे आइला रे आइला देखो ना, ओ माय गॉड 14 नंबर का फोकट के है। अरे हे बताओ, ऐसे क्वेश्चन इतने आसान है, कैसे करोगे? काम करोगे? बहुत आसान है मेरे बाबू, बहुत आसान है। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन बड़े आसान है जिनकी प्रैक्टिस में बहुत की है। स्टडी मेट के अलावा मैंने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन खुद ने क्लास में अलग से कराए हैं। स्टडी मेट के अलावा 15 से 20 क्वेश्चन मैंने खुद ने कराए, क्लास एग्जाम्पल के रूप में कराए, बेसिक कराए। ये उनका सबसे बेकार, सबसे सिंपल ये क्वेश्चन तो शुरुआत का मैंने बेसिक कराया था 103 का इंट्रोडक्शन देने से पहले। मैंने ओनली फॉर एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से बना के दिया था, सेम ऐसा ही था, कोई फर्क नहीं है। बताओ, यदि मेरा पहला बैलेंस शीट के फॉर्मेट को रूबरू कराने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है और ये एग्जाम में दे दिया, तो इससे आसान दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम इसको डिस्कशन का पार्ट तो बना दिया है, इसका सॉल्यूशन अभी नहीं, एग्जाम जब आपके स्टडी मेट कराएंगे तब उसमें कराएंगे अपन। आ जाओ आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ। वो 103 की बैलेंस शीट थी अभी ही, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए वहां से, 14 नंबर का वो, 7 नंबर का वो, तो 21 नंबर का तो हो गया आपका 103 से क्वेश्चन। एमसीक्यू और होंगे तो पता नहीं। अब आ जाओ, अब देखो मेरे, ओ माय गॉड, ये भी कंसोलिडेशन से है। ओहो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या बात। देखो आगे लिखा हुआ है, आपके पास एक एच लिमिटेड एक एस लिमिटेड है, कैरिंग अमाउंट इनके दे रखे हैं आपका खूब बढ़िया बैलेंस शीट में। ऑन 1/4/2022 एस लिमिटेड हैड 200 लाख शेयर एट ईच 15 लाख इन रिटेन अर्निंग। ये बैलेंस रखा, 80% शेयर एक्वायर्ड किया है ऑन 1/4/2022 को एट एक कंसिडरेशन है 2900 लाख पेबल, इन कैश में पे किया। ध्यान रखना, इक्विटी सुनी किया तो इक्विटी का बैलेंस नहीं बढ़ेगा, कैश पर इंपैक्ट आएगा रे बाबू। कहां पर इंपैक्ट आएगा? कैश पर। कैश कम होगा, कैश कम होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आओ, एक क्वेश्चन कराया था, याद है आपको? मैंने आपके स्टडी मेट में कैश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, मैंने बोला कि नहीं, यदि इसका पेमेंट सेटलमेंट कैश में हो तो क्या होगा, तो मैंने कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, ये मैंने आपको बाकायदा समझाया था। ठीक है ना, चलिए आगे लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिएबल असेट्स लायबिलिटी वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द बुक। ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप, बोल रहा बुक वैल्यू ही फेयर वैल्यू है। अरे हाँ, कुछ नहीं करना, आपको लाइन क्या कर दो, ऐड कर दो, आपको सोचना नहीं है। यानी कि यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स लायबिलिटी आपकी बुक वैल्यू ही है, जो आपको कुछ नहीं करना, जो है वो एज इट इज आपको लाइन बाय लाइन आपको ऐड करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एनसीआई वाज टू बी मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। ओ माय गॉड, आपको एनसीआई किस मेथड से निकालना है, ये बात भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड की हुई है। सर जी बताओ ना, यदि नहीं कहता तो क्या करते? तो मैंने बता रखा ना, कौन से लगाना है, कौन से लगाना, बताओ कौन से लगाना है। मार खाओगे मार, मैंने बोला था कोई सा भी लगाओ, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? लेकिन मैंने आपको वहां प्रोपोर्शनेटी बताया था, जब 103 की मैं बात कर रहा होता क्यों, मैं फॉर्मेट ही चेंज हो गया था। 110 की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर मैं प्रोपोर्शनेट ही लगाता था, और यहां पर भी भाई साहब ने वही बोला है कि आपको प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू मेथड लगाना है, क्योंकि मैं वहां पर कंसीडरेशन का रिवर्स नहीं करता था।
कंसीडरेशन रिवर्स नहीं करता था, क्योंकि मुझे फेयर वैल्यू उसकी देरी नहीं होती थी, तो इसलिए मैं प्रोपोर्शनेट लगाता था। रीजनिंग और ग्राउंड दोनों मैंने बताए थे क्लास में, पूरा आधे घंटे का मैंने इस पर आपको सेशन दिया था कि मैं क्यों ये मेथड लगा रहा हूं, इसके पीछे क्या वजह है और मैं क्यों लगाना चाहता हूं, ये भी मैंने आपको डिस्कशन का पार्ट बनाया था। अब आगे चलो, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है मेरे पास क्या, एनसीआई का मेजरमेंट प्रोपोर्शनेट से होगा, ठीक है। डिविडेंड पेबल रिप्रेजेंट द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एच लिमिटेड क्रेडिटेड इट्स शेयर ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम एस लिमिटेड टू इट्स प्रॉफिट। पहले मैंने बताया था आपके लिए, इसका ट्रीटमेंट बताया था मैंने आपको, है ना। मैंने कुछ मत सोचो प्री से है पोस्ट से है, मैंने कुछ मत सोचो। मैंने बताया था कि आईएफआरएस बोर्ड ने 2017 में से 2000 शायद 7 में था शायद, हाँ 2017 था, उस टाइम पर आईएफआरएस बोर्ड ने प्री और पोस्ट का लोचा खत्म कर दिया था। इसका रीजन भी समझाया था, लेकिन यहां बोल रहा है कि आपने डिविडेंड पेबल रिप्रेजेंट डिविडेंड डिक्लेयर बाय एस लिमिटेड आउट ऑफ प्री रिक्विजिट प्रॉफिट, एच लिमिटेड डिक्लेयर्ड शेयर ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट, एच लिमिटेड इट्स प्रॉफिट। यही ट्रीटमेंट था जो आपको इंपॉर्टेंट था। आपको पहले पूरा प्रॉफिट में ऐड करना था, क्लियर है। प्री पोस्ट का प्रॉफिट आता, अब लेस कहां से करना था वो बताओ। लेस करना था प्री वाले पोर्शन में से, पोस्ट वाले पोर्शन में से आप लेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए क्लियर है यहां तक कहानी। तो डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको बेहद आसान तरीके से मैंने बता रखा था। मैंने बोला कि देखो क्या बैलेंस शीट दिखा रखा है सर, दिखा रखा है, तो इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था। ट्रीटमेंट दिखा रखा है, आप एनसीआई में से हटाओगे, इसके डिविडेंड पेबल के सामने दिखाओगे, एक जगह ट्रीटमेंट और करोगे। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसने जो एडजस्टमेंट किया है वो प्री में से किया है, तो डायरेक्टली प्री में से लेस होगा, इसका पोस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे। क्लियर है यहाँ तक नहीं, क्योंकि प्री है। मैंने 2 पोर्शन बनाना सिखाया नहीं था, बट मैंने बोला प्री और पोस्ट में कुछ यदि झोल है, डेट का प्रॉब्लम है, तो आप पहले ऐड करोगे और प्री पोस्ट में से लेस करोगे। मैंने बोला वैसे आईएफआरएस बोर्ड ये बोलता है कि एक्चुअली प्री और पोस्ट का कुछ लोचा होता ही नहीं है, क्योंकि अमाउंट कहां से कितना लिया है कैसे डिसाइड कर पाओगे, बड़ा मुश्किल क्लास था, इसलिए बोला कि सारा पोस्ट मान लेते हैं। तो आईएफआरएस बोर्ड तो आईएफआरएस 3 तो बोलता सिंपल सा पोस्ट मारो खत्म करो, लेकिन आपके स्टडी मेट में इस बात का सॉल्यूशन दिया हुआ सजेस्टेड कि प्री है तो क्या है, पोस्ट का ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का झोला है, ये आईसीएमआई इंस्टीट्यूट का झोला है, तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, इसलिए ठीक है ना। आपका ट्रीटमेंट प्री का दे रखा था, ऐड कर दो, प्री में से लेस कर देना, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दिखा रखा है उसका आप ट्रीटमेंट वैसे करोगे जैसा दिखा रखा है। क्लियर है कहानी आता है। डिविडेंड बेहद आसान था, हमने करा दिया, ठीक है। एस लिमिटेड सोल्ड गुड्स, एस लिमिटेड वर्थ 4,000 यानी कि 100 lakhs एट प्रॉफिट 20%, ये आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जिसको आपको एडजस्ट करना है। अब वही ट्रीटमेंट सेम इसका देखना पड़ेगा किसके झोले में है, जिसके झोले में उसकी जेब से निकलेगा। एच लिमिटेड में है तो कंसोलिडेटेड पीएल से, और एस लिमिटेड में है तो दोनों में से जाएगा, एनसीआई में से भी जाएगा साथ साथ और कंसोलिडेटेड पीएल में जाएगा, बट बशर्ते कि उनका शेयर ही जाएगा, उसके अलावा एडिशनल कुछ नहीं करना पड़ेगा। 14 मार्क्स का, ओ माय गॉड, इससे बढ़िया क्या मिलेगा। अब देखो ना, मैं आपको काउंट करवा रहा हूं, 14 नंबर वो और 21 नंबर वो, कितना 25 35 नंबर के 2 चैप्टर दिए, 103 और 110। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है मेरे बाबू, बड़े बड़े क्वेश्चन बाबू। देखो ना 40 नंबर में 103 110 मैंने बोला था आपके लिए करीबन 50 नंबर तक कवरेज देता है ग्रुप अकाउंटिंग। क्या देती है मेरे बाबू, ग्रुप अकाउंटिंग 50 नंबर कवरेज मैंने बेहतरीन तरीके से कराया था। आई होप, मुझे उम्मीद है मेरे बाबू मेरे बच्चे मुझे गाली नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि बोला सर ने जो बताया तो वही कराया था, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, क्योंकि ये मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि क्या आने वाला है एग्जाम के अंदर, क्योंकि पिछले कई वर्षों की तपस्या है, पिछले कई वर्षों की मेहनत है, उसके बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपसे बेस्ट हो जाए। इस बार कुछ और बड़ा करने वाले, इस बार के जो बैच है उसमें बहुत कुछ करने वाले हैं, इतना बड़ा करने वाले हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए, 80+ मार्क्स बच्चों का स्कूल टारगेट इस बार हम रखेंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी कि इस बार हम एग्जामिनेशन के दायरे को बहुत तोड़ देंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंस के साथ इस बार दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस बार पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं और हम भी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को प्यार बना रहे, मैं ऐसे ही सर्विस देता रहूंगा, आप बस करते रहो, आप बस बोलते रहो। क्या करना है, आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां आप उस चैनल को आप टेलीग्राम चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। उसके बाद आराम जो प्रॉब्लम है क्वेरी डालो, हम उसका सॉल्यूशन बेसिकली आपको विदाउट लॉस योर टाइम हम आपको आंसर पक्का देंगे, ठीक है। चलिए ये बहुत आसान है, 103 की बात थी, 110 की बात थी जो हमने यहां पर कंप्लीट कर ली है।
लास्ट देखो वैल्यू एडेड था, वाह भाई, ओह माय गॉड, देखो ना क्या है, ये कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन है, ये टॉपिक कॉस्ट ऑडिट में है। बताओ इतना आसान क्वेश्चन, भाई भाई भाई, आप इसके बावजूद भी बच्चा बोले सर मुझे कुछ नहीं आता, बहुत बेकार वाली बात है। ये मैंने भी कराया था और कॉस्ट ऑडिट सर ने भी कराया था, बहुत बढ़िया, मैंने खुद ने 2 क्वेश्चन कराए थे। आप कॉस्ट ऑडिट बहुत सारे लेंथ है, वो भी आपने वहां से करे थे। इस बात की डिस्कस नहीं करूंगा, वो फालतू का क्वेश्चन है, मेरे लिए रिलेवेंट ज्यादा नहीं रखता है। ये थ्योरी है, ये थ्योरी मेरे एक्सपेक्टेशन बाहर रही है, क्योंकि मैंने इस बार उम्मीद नहीं की थी कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से आएगी थ्योरी। ज़्यादातर मैंने बोला गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जो है, और उसके अंदर ज़्यादा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पार्ट कवर होने वाला है। जैसे मैंने बोला कंसोलिडेशन अकाउंट है, आपको पब्लिक अकाउंट, जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अकाउंट्स होते हैं, जो बेसिकली जो फंड होते हैं, उनसे क्वेश्चन उठता है। पीएससी से आया है, ये हमारे कोई सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर लगाया गया था। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में मैंने बिल्कुल जीरो छोड़ा था, मैं ये नहीं आएगा, बट इतना सा बताया था कि ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके के मेजरमेंट को डिस्क्लोज करने का एक पैरामीटर, एक फॉर्मेट है, जो आपको दोनों ही कंपनी के, चाहे फाइनेंशियल मेजर्ड हो, उसकी मैनेजमेंट की रिपोर्ट हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल, दोनों को क्या करता है, डिस्कस करता है, काम करता है। आगे लिखा हो क्या, देखो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ओ माय गॉड, वो नीचे मेरे बाबू एसोसिएट का क्वेश्चन भी है 27 का। जॉइंट वेंचर और एसोसिएट की अकाउंटिंग 28 के हिसाब से होती है, तो ग्रुप अकाउंटिंग एक इंडेक्स और आ गया 27 28 है ना। 28 में क्या बताया था, आपके फेयर वैल्यू का आपको देना है, और वहीं पर 27 में क्या बताया था, बताओ। 2 मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू, दोनों कोई सा ले लो, और कॉस्ट मॉडल ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लॉस है, जो डिक्रीमेंट है इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो उसको इंपेयरमेंट में लेके जाओगे, और वहीं पर आपने फेयर वैल्यू मेजरमेंट यूज किया है, तो आपको थ्रू पीएल और थ्रू ओसीआई लेके जाओगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन थे। अब देखना पड़ेगा ये कि आपने इस क्वेश्चन को क्या करवाया है, क्योंकि ये आपका स्टेप होल्डिंग का क्वेश्चन है। किसका है मेरे बाबू, स्टेप होल्डिंग का। तो स्टेप होल्डिंग में आपके पास 27 की जिक्र होने वाली है, क्योंकि वहां पर जो इन्वेस्ट फेयर वैल्यू बदलाव आया होगा, ओसीआई भी लेके गए हो पीएल में, ये भी डिस्कशन होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो देख लो क्या बोला गया, यहां पर देखो क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई नेट एसेट 103 दैट डेट 120 शुड बी अकाउंट ऑफ, ओ माय गॉड, ठीक। आपको एंट्री डालनी है, ये मेरे काम का क्वेश्चन नहीं है, फर्जी है मेरे बाबू, बहुत फर्जी है। 27 तो है ही नहीं कुछ, हमने बहुत चर्चा में लाए हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म, ठीक है। यानी कि आपके सामने पेपर बहुत आसान था, बहुत आसान था। एमसीक्यू की सीरीज में पर्टिकुलर लूंगा, जिसमें 1000 एमसीक्यू का टारगेट लेके चलेंगे हम लोग इस बार। कितने के, पहले फेज में हम लेके चलेंगे 300, सेकंड फेज में लेके चलेंगे हम 500, और फिर 200, यानी टोटल 1000 एमसीक्यू टारगेट है हमारे सीएफआर में इस बार के बैच के अंदर। तो यानी कि इस बार जो आपके पास एमसीक्यू सीरीज बहुत शानदार, बहुत आलिशान होने वाली है, क्योंकि 30 मार्क्स का स्कोर है, 30 मार्क्स यानी कि 30 में से 30 लाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए हमने टारगेट इस बार डिसाइड किया है कि कम से कम 1000 एमसीक्यू, चाहे आपके पास कहीं से उठाने पड़े, आपके स्टडीमेट से हैं तो ठीक है, सी स्टडीमेट, आईएफआरएस बोर्ड, कहीं से भी क्वेश्चन हो, और कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके बाद 1000 का टारगेट पूरा करके फिर देखो क्या आपके चेहरे आहा और वाह आने के लिए। तो आई होप कि उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा मजा आने वाला है, इस वाले सीरीज बड़ा मजा आने वाला है। इसलिए आई होप कि चलो आओ चलते हैं सीएफआर सर। टारगेट डिसाइड कर रहा है, कोई बच्चा 60 से नीचे ना रहे, लेकिन बस शर्त है कि मेहनत करनी होगी। मैं जैसा बोलूं मेहनत करते जाओ। आई होप कि 60 से नीचे कोई बच्चा नहीं आएगा। आई होप, उम्मीद करते हैं सुबह से आप हमारी बात को भली बातें समझ सकते हो, क्योंकि पिछले बार जो बच्चों टारगेट में दिया था, वो बच्चे इस बार टारगेट अचीव कर पूरे लालायत हैं। बोला सर टेंशन मत लो, जो बोला वही हुआ है। इस बार कोई बच्चा हमारे सीएफआर में 50 से नीचे नहीं आएगा, बल्कि 60 से ऊपर जाएंगे, बट 50 से नीचे कोई भी नहीं आएगा। इस बार का टारगेट लॉक कर दिया जाए कि कितना मार्क्स रखना है। आप देखेंगे, इस बार हम डिसाइड करेंगे कितना आना है, ठीक है। चलिए आई होप, उम्मीद है समझ में आया होगा। और